मेरी सारी बेटियां बहुत हसीन थी और इन सब की शादी मोहल्ले के अच्छे लड़कों से हो गई, सवाए एक बेटी के, जो न जाने किस पर चली गई थी और बहुत बदसूरत थी। मैंने रिश्ते वाली के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बस इसकी शादी किसी से भी करवा दो, ढेर सारे पैसे दूंगी। लेकिन मैं दंग रह गई जब वो एक अमीर कबीर हसीन लड़के का रिश्ता लाई और लड़के वालों ने देखते ही पसंद कर लिया। मैंने भी बूझ समझकर उसकी शादी कर दी। जब एक रोज एक फकीरनी आई और बोली, एक बार जाकर अपनी बेटी को देख ले, वरना खुदा का अजाब नाजिल होगा तुझ पर। मैं डर गई और 3 माह बाद जैसे ही बेटी के ससुराल में कदम रखा, जान निकल गई कि सारे खानदानी खूबसूरती तो हमारे खानदान का विरसा थी। बाप दादा से मुसलसल चलते हुए ये खूबसूरती आगे मेरी सारी औलाद में मुंतकिल हो चुकी थी। माँ सवाए सिर्फ एक ही औलाद के, उसी ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं जिस खानदान में ब्याह कराई थी, उसकी सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए कि वो बेहद खूबसूरत खानदान था। मेरे खानदान में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हसीन लोग थे, लेकिन मेरे ससुराली रिश्तेदार तो जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक थी कि मेरे मियाँ और उनकी सारी बहनें एक से बढ़कर एक थीं। यही वजह थी कि मैं अपने खानदान से इस खानदान में आकर ऐसे ही रच बस गई थी कि कोई ये शनाख्त ही नहीं कर सकता था कि मैं किसी और खानदान से इस खानदान में आई हूँ, क्योंकि इस खानदान को सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बहू ही चाहिए थी, ख्वाह इसमें अक्लो शौर की जितनी भी कमी हो। जैसे जैसे मेरी औलाद पैदा होती गई, मैं हैरान थी कि इन सब ने अपने खानदान वालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अल्लाह ने मुझे 6 बेटियों और एक बेटे से नवाजा था। 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ और वो इस कदर हसीन था कि शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में इतना हसीन लड़का देखा हो। गोया मेरे सारे बच्चे ही शहजादियां और शहजादे थे, लेकिन मेरी आखिरी औलाद न जाने क्यों नजर बट्टू साबित हुई कि बेहद बदसूरत थी। हकीकत तो यही थी कि मेरा तो उसे उठाने या बुलाने को भी दिल नहीं चाहता था। इसकी परवरिश भी मेरे मुलाजमीन ने ही कर दी थी। एक दफ़ा वो बहुत छोटी थी कि सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने तवज्जो भी न दी, बल्कि मेरी बाकी औलाद सारी की सारी अपने कामों में मसरूफ़ रही और वो अकेली ही काफ़ी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछते हुए अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक दफ़ा भी ये ख्याल ही नहीं आया कि मेरी बच्ची है, इसे भी मैंने ही पैदा किया हुआ है, मैं कुछ तो इसका भी ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि ज़रा भी इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी। मेरी सास भी ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा भी, लेकिन मैं कौन सा उनसे या किसी और से डरती थी जो ज़रा सा भी परवाह करती। वक्त गुजरता गया और मेरी सारी औलाद ही जवान हो गई और मेरी 5 औलादें तो गोया सोने के पानी से धुली हुई थी। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पे कोई आम से घर नहीं बने हुए थे, बड़े अच्छे घर थे। हमारा शुमार भी मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ीन में होता था। मेरी बेटियाँ जैसे ही पढ़ाई से फारिग हुईं तो इनके रिश्ते आना शुरू हो गए और वो एक एक करके सारी की सारी ही मोहल्ले के लड़कों से ब्याही गई थी, सवाए मेरी छोटी बदसूरत औलाद के। और बेटा तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरी बेटियां अपने घरों में राज कर रही थीं कि इस छोटी की शादी की फिक्र मुझे दिन रात अंदर से किसी दीमक की तरह चाट रही थी। कई दफ़ा मैंने इसके अब्बा से बात की कि बड़ी बेटियां तो ख़ानदान में जा ही नहीं सकी, तो आप कोशिश करें कि इसका कहीं ख़ानदान में ही रिश्ता हो जाए। अब्बा मेरी तरफ रहम भरी नज़रों से देखते और साथ ही अम्मा से कहते कि दुआ कर दिया करो, वैसे तो हालात बड़े ही नाजुक हैं। मैं अपने मियाँ की बात समझ चुकी थी, इसलिए ज़्यादा बहस ही नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों के मेयार किस कदर ऊंचे हो गए हैं। इनके मुतालबात ने कैसे कैसे सर उठाए हुए हैं कि लोग बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं। फिर सब कुछ देखा जाता है और फिर भी ठुकरा दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसी मेरी इस मनहूस बेटी जैसी औलाद पैदा हो जाए तो इनके वालिदैन की ज़िंदगी फिर तबाह होकर ही रहती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर में आई और कहने लगी कि इसके पास एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, अगर हम लोग करना चाहें तो लड़का है तो माजूर, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा कमा लेता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं कल ही इन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने इस रिश्ते करवाने वाली से कहा कि ठीक है, बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था, बेहद खूबसूरत और हसीन लड़का था, सवाए इस बात के कि वो दोनों टांगों से मजूर था। हमें तो लड़का बड़ा ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि ये भी कहीं बाकी रिश्तों की तरह इनकार करके न चले जाएं। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी इन लोगों के सामने आई तो वो गुस्से में एकदम से उठ खड़ा हुआ, अपनी बिसाखियों के सहारे
اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی میری شادی کے لیے، وہ بھی میرے ساتھ۔ بڑی ہی مشکل سے ہم سب نے اسے قابو کیا اور کہا بیٹا لڑکی بڑی اچھی ہے۔ ابھی تو بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ وہ غصے سے بیساکھیوں کے سہارے تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کے اس رویے پہ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے جو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ انہی سوچوں سے میرے بلڈ پریشر نے بڑھنا شروع کر دیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہنے لگے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود سے ہی شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی لیکن وہ تو اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن بینش، میری سب سے بدصورت بیٹی جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن میں نے ان نئے شگوفوں سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پہ امریکہ جانے کا بھوت بے حد سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی ہی نہیں تھی، اب تو پھر اس نے براہ راست ہی یہ فرمائش کر دی تھی۔ اس لیے میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا قاسم 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ یہاں میں اس کی جدائی میں بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی کہ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بڑی خدمت کی، جس کے عوض بھی میں نے اس کی طرف اپنے دل کو موم ہوتے ہوئے نہیں پایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک رشتے کروانے والی کو میں ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے پڑ گئی اور اس سے کہا کہ اسے کہیں بھی بیاہ دو، کسی فقیر کا ہی رشتہ بھلے لا دو، لیکن میری جان اس سے چھڑوا دو۔ رشتے والیاں کوئی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی، لیکن خدا خدا کر کے ایک رشتے والی مان گئی۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا، کیونکہ جب سے قاسم امریکہ گیا تھا گھر میں دولت کی مزید ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی اور ساتھ میں اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں یا پھر کریں کہ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے میرے لفظوں پر غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بلکیس اتنی بھی نفرت ٹھیک نہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ میری بات کو سنے بنا ہی یا پھر جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ جاتی اور ساتھ ہی یہ کہتی کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑی ہی زور سے کانپتا اور میں یہی سوچتی کہ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے۔ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموشی کا لبادہ اوڑے کئی دن تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میں ان کے پیچھے ہی گئی تو وہ ایک صندوق کھول کے بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر ان کو چومنا شروع کر دیتی۔ بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی، بہت زیادہ اپنے میاں سے بھی پوچھا تو وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے، پھر کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اماں صندوق کو بڑی ہی احتیاط سے پھر سے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی اور پھر اس کیفیت سے کئی گھنٹے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میں کھوج تو بہت ہی لگاتی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھی، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب اماں کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے قاسم کے بابا سے کہہ کر ان کو یہاں اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئیں، قاسم کے ابا کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ بڑے دن اسی صدمے میں گزر گئے۔ قاسم بھی آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اسی لیے تو طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔
अम्मा जी ने बेटे की मौत का भी बेहद असर लिया था, लेकिन उनका वो संदूक इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल था। माजी में ऐसा क्या था, मैं सोचती ही रहती, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरी नंदे आई हुई थी, मैं चाहती थी कि इनकी मौजूदगी में ही बिनिश के फर्ज से फारिग हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने बात की हुई थी, उसने आज शाम को आना था। जैसे ही वो घर में आई तो कुछ देर तक बोली ही नहीं। मैं समझ गई कि अभी भी बात नहीं बनी है, इसीलिए इस कदर चुप है। मेरे इसरार पर उसने ये बताया कि बाजी, ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। सब कुछ मेरी बड़ी नंद ने ही तय किया। कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। जैसे तैसे करके कल भी आ गया और मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का इस कदर हसीन और दौलतमंद था कि मैंने रिश्ते करवाने वाली से कहा कि ये तुम किसका रिश्ता ले आई हो, लेकिन वो कहने लगी कि बाजी, न जाने ये लोग क्यों इतने बज़िद थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वो शरीफ पर्दा करती थी। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक फुफ्फो आई थी जो कि बेहद हसीन थी। जैसे ही बेटी उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर ताज़ीम से इस्तकबाल किया और वो उसे एक ही नज़र में पसंद कर चुका था। मैं तो इस कदर हैरान थी कि मेरी सोच है। खैर, हम लोग भी उनके घर गए क्योंकि मेरे जेठ और एक मेरे भाई भी साथ गए थे। इसलिए मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई कुछ ही देर के लिए, और वो भी मुकम्मल पर्दे में। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। ये लोग रिश्ता क्यों कर रहे हैं? लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए एक माह के अंदर अंदर शादी कर दी गई। मैं तो वारिस सदके जाती थी कि मेरी इस काली कलोटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता किसी भी नेमत से कम नहीं है। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलट कर खबर न ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखेगी। लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू की तो वो भी आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया तो वो ये दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। अम्मा अपने कमरे में होती थी, मैं घर के कामों में, और कासिम के बाबा का कारोबार ही इस नहज पर पहुंच चुका था कि इसको कौन संभाले, क्योंकि बेटा तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी, हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी सारी बेटियां बड़े ही अच्छे घरों में गई थीं। सबकी खबरगिरी करते थे कि कहीं लोग हमारी बच्चियों के साथ कुछ ऊंच नीच ही न करते हों। सब दामाद भी अपने ससुराल से बहुत ही ज्यादा डरते थे। मेरी बड़ी बेटी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। इसकी फ्लाइट इस्लामाबाद से थी। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि वो कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पे एक आदमी को चलते हुए देखा। वो हूबहू कासिम जैसा ही था। पहले तो मैं यही समझी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू की पुकार करने लगे तो मैंने भी खूब तवज्जो दी। वो वाकई कासिम था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि कासिम तो अमेरिका में होता था। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो फौरन से अम्मा को बताया। वो कहने लगी कि वहम है और कुछ भी नहीं। मेरी बेटी कहने लगी कि मैंने यहाँ अभी कुछ देर पहले ही कासिम को एक लड़की के साथ आते हुए देखा है, और सबसे बढ़कर के इस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा कि अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ वो सब कुछ नजर आता है जो कि यहाँ है ही नहीं। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच चुके थे। इनका एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए थे, इसलिए आराम की गर्ज से जल्द ही सो गए। जब सोकर उठे तो काफी ताज़ा दम थे। मेरा दामाद कहने लगा कि कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी अभी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर इसके बाद कासिम से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने कासिम को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं पे है, अमेरिका में। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो कासिम हमें बाहर ही मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब कासिम हमें मिला तो मैंने उसे बड़े ही गौर से देखा तो मैं एकदम से उछल पड़ी, क्योंकि उसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। मैं वाकई कुछ परेशान तो हुई। मेरी बेटी ने जब पाकिस्तान फ़ोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझा दिया कि तुम इंजॉय करने गई हो। वो बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन चुप। मैंने भी गौर किया तो महसूस हुआ कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है।
खैर मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई। कहने लगी, अम्मा मैंने कासिम भाई को एक लड़की के साथ देखा है। वो बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन अम्मा इनके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की तो ऐसी थी जैसे तवे की पिछली तरफ, और भाई इसके साथ इस कदर खुशगपियों में मसरूफ था जैसे बीवी हो। अरे क्या ओल फोल बके जाती हो, जानती तो हो कि अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ ये लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई इस पर बहुत असर हो गया कि काफ़ी दिनों तक फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैंने भी शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि कासिम शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है। कहीं कोई वाकई उसे पसंद तो नहीं। मैं यही सोचते हुए भागम भाग अम्मा के कमरे में गई कि उसे ही जाकर बात करती हूँ। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए। तुम वापस आ जाओ, बस एक दफा मेरे दिल को कुछ सुकून दे दो। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए। सिर्फ एक दफा मुझसे आन मिलो, आओ तो सही, बस एक दफा। और साथ में ही अम्मा के आंसू बहते ही जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थीं। ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता ही पूछा। कासिम याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है कि दादी किस कदर उदास हो जाती है, रह भी नहीं सकती मैं उसके बिना ज्यादा दिन, फिर भी इतनी लापरवाही है उसकी। अम्मा जी मैं भी तो यही बात करने आई हूँ कि आप ही कासिम को वापस बुलाएं और उसे कुछ समझाएं। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो मनाओ उसको कि वो जल्द अज जल्द वापस आए ताकि हम उसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं कासिम की वजह से वाकई अब बेहद परेशान रहने लगी थी। खैर सोचा तो यही है कि अभी शाम को उसे कॉल करके कहूँगी कि अब बहुत हो गया, वापस अपने मुल्क में आ जाओ। लेकिन शाम को कासिम को कॉल करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। गार्ड ने मुझे इंटरकॉम पर बताया कि कोई बूढ़ी सी औरत दरवाजे पे आई है। वो कहती है कि इस घर की बड़ी बहू से मिलना है, किसी और से मिलना भी नहीं। बेगम साहिबा अजीब पुरसरार सी औरत है, अगर कहें तो मैं इसे अंदर भेज दूं। मेरे जहन में ऐसे किसी भी इंसान की छवि नहीं उभरी कि जिसे मैंने मिलने का वक्त दिया हो। मेरी सास भी ये सब कुछ सुन रही थी। कहने लगी कि मिलने में कोई हर्ज नहीं। मैंने अम्मा की बात मानते हुए गार्ड से कहा कि उसे अंदर भेज दो। जैसे ही मेरी नज़र ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पड़ी तो एक फकीरनी खड़ी थी। मैं उसी वक्त चलाने लगी कि इसे अंदर क्यों भेज दिया है। मैं जैसे ही गार्ड को फ़ोन मिलाने लगी तो वो फकीरनी कहने लगी कि खुद तो यहाँ बड़ी ही अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रही हो और बड़ी खुश हो कि अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ ब्याह दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। अरे जाकर अपनी इस बेटी की खबर लो, वो किन हालात से गुजर रही है, वरना अगर तूने अब भी उसकी खबर ना ली तो तुझ पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल होगा कि सारी जिंदगी माफिया मांगेगी तो माफी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई कि ये फकीरनी है कौन और मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानती है। मैंने इस फकीरनी को जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे ही लपकी, लेकिन वो जा चुकी थी। उसके जाते ही गार्ड ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैंने गेट से बाहर तक झांक कर देखा, लेकिन वो नहीं मिली। वापस आने पे अम्मा अपने कमरे में जा चुकी थी और मैं अकेली ही इन सोचों के भंवर में थी कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। हमने भी तो बड़ी जल्दी की थी ना इसकी शादी करने में, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आइंदा क्या होगा। मैं रात होते ही अम्मा के लिए खाना भिजवाने लगी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुद ही दे आती हूँ और साथ में ही उनसे मशवरा भी कर लेती हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी और ये मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था कि वो कुंडी लगा कर बैठी। अम्मा खाना खा लें, फिर दवाई भी लेनी है। काफ़ी दफ़ा कहने के बाद भी अम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से झांका तो ये देखकर जान ही निकल गई कि वो अपने बेड के नीचे से एक संदूक निकाले बैठी हैं। इनमें से कुछ जोड़े निकालकर बार बार देखती हैं, फिर आंखों से लगाती हैं। इनमें एक तस्वीर भी है जिसे वो बार बार चूमती हैं और इसी तस्वीर से बार बार माफ़ी भी मांगती रहीं। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। ये अम्मा किसको याद कर कर के इतनी शिद्दत से रोती हैं? मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे, लेकिन समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन अम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मायूसी के आलम में वापस आ गई और पूरी रात जागती आंखों में ही गुजार दी।
कि एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटे पे किए जाने वाले जुल्म सितम की वजह से इजाबे इलाही का डर। आज ये सारी बातें बड़ी ही शिद्दत से सता रही थी। जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह फजर के वक्त अम्मा उठी हुई थी। उनका सुर्ख होता चेहरा इस बात की गमासी था कि वो पूरी रात ही नहीं सोई। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज बेटी की तरफ जरूर जाऊंगी। अम्मा को नाश्ता करवा के कहा कि आप भी साथ ही चलें, लेकिन वो कहने लगी कि तुम ही हो आओ, और बेहतर तो ये है कि उसे कुछ दिनों के लिए साथ ही ले आओ, ताकि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी हालत भी कुछ बेहतर ही हो जाएगी। मैं इस बात में सर हिलाते हुए सब कुछ समझ रही थी कि अचानक ही मेरी सारी बेटियां ही घर में दाखिल हो रही थीं, हत्ता कि वो अमेरिका वाली भी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सारी ही क्यों आ रही हैं, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था। सारी मेरे करीब ही बैठ गईं, और बड़ी बेटी जो अमेरिका गई हुई थी वो तो सबसे ज्यादा चेहरा फुलाए हुए थी। पूछने पर कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर के बाद खुद ही कहने लगी कि अम्मी, कासम ने अमेरिका में शादी की हुई है। उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हम तो खुद कब से कह रहे थे कि इसकी शादी करते हैं, लेकिन वो खुद ही यहाँ नहीं आता था। अब देख लीजिए। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और मैं बेयकीनी के आलम में उसे ही देख रही थी कि मेरा एक ही बेटा है। ये क्यों इसके इस कदर खिलाफ बोलने लग गई हैं? निम्रा, क्या चाहती हो मेरे बच्चे से? क्यों इल्ज़ाम तराशियों से बाज नहीं आ रही? अभी कल रात को मेरी इससे बात हुई है और वो कह रहा है कि वो जल्द पाकिस्तान में हमेशा के लिए वापस आ रहा है, ताकि यहाँ अपने बिजनेस करे और साथ ही फिर शादी करके घर बसाए। निम्रा मेरे मुंह की तरफ देखती ही जा रही थी। अपना सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, अम्मा, आप मत माने, लेकिन मैं बताए दे रही हूँ कि वो कोई ना कोई चांद चढ़ा चुका है। निम्रा, आज तो मुझे छोटी की तरफ जाना है, बहुत ज़रूरी है। अम्मा जी, आप चले मेरे साथ। अम्मा एकदम से तैयार हो गईं। अभी रात तक बिल्कुल भी राजी नहीं थी। हम लोग गाड़ी में छोटी की जानिब जा रहे थे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रही। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर हम लोग इसके घर के बिल्कुल सामने थे। अम्मा जी पहली दफ़ा पोती के ससुराल में आई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे ख़ानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को गार्ड ने बताया कि घर में इस वक्त सिर्फ छोटी बीबी हैं, बाकी लोग कुछ देर तक आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा तो अंदर की चमक धमक में ही खो गई कि हमारी इस बदसूरत सी बेटी के लिए ऐसे नसीब भी हो सकते हैं। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि अचानक ही अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक वाजबी सी शक्लो सूरत वाली खातून की तस्वीर पर जा रुकी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो कहने लगी कि घर चलो, मेरी तबीयत बेहद ख़राब है। अम्मा जी, अब बेटी से तो मिलने, लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि यहाँ नहीं बैठ सकते। एक खातून अंदरूनी कमरे में से बाहर निकली, लेकिन वो मुकम्मल पर्दे में थी और चेहरा भी ढांपा हुआ था। पहले हमें सलाम किया, फिर हाल अहवाल पूछने के बाद बहू को आवाज़ दी। जैसे ही एक आवाज़ दी, मेरी बेटी किसी रानी की तरह ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैं इसका लिबास और चेहरे को देखकर दंग ही रह गई कि कहीं से भी नहीं लगता था कि ये मेरी वही बेटी है जिसकी नफरत में हम सब ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। अम्मा जल्द अज जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो नकाबपोश बीबी बोली कि अम्मा जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप आई हैं, फिर कुछ देर तक बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर ही जाइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूं। अपनी बेटी को खुशो खुरम देखते हुए बार बार आंखें पानियों से भर भर जाती थीं। हमारी बहुत ही खिदमत की गई। इधर उधर की बातें होती रहीं कि नकाबपोश बीबी कहने लगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी। ये इस कदर अच्छी है कि मैं सजदे शुक्र में पड़ी रहती हूँ। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी कि क्या मैं वाकई इसकी माँ हूँ जो कभी भी इसको गले से लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था जो कि इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही वो नकाबपोश उठी और उसे गोद में लेते हुए सदके वारी जाती रहीं। मैंने तो मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया कि भला ऐसे बच्चे को भी कोई गोद ले सकता है। वो नकाबपोश मेरी तरफ ही देख रही थी। एकदम से उठी और इस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे बहन, क्या हुआ? अपने खून से कौन बेजार होता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 माह में कैसे माँ बन सकती है। अल्लाह मुझे भी इंशाल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा था। अम्मी जान, ये आप ही का खून है।
मतलब कि आपका पोता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कासिम खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं आगे बढ़ी ताकि उससे पूछूं कि तुमने यहाँ ही मुंह काला करना था क्या। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, इस नकाबपोश ने पर्दा ऊपर उठा दिया। अम्मा उसे देखकर एकदम से सकते में आ गईं। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। इसी असना में मेरी छोटी बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी, मैं तो छोटी पुप्पो की ही बहू बनी हूँ। अम्मी जी ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गईं। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही। एकदम से ये सब सुनते ही वो माजी के खुले दरीचों में चली गई थी। आज से कई साल पहले नासरा पैदा हुई। मेरी पूरी औलाद में से ये सबसे ज्यादा बदसूरत थी। इंतहाई काली कलोटी और नैन नक्श भी वाजबी से। ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे गार्ड की कोई औलाद नहीं थी। इसने जब देखा कि हम अपनी औलाद के साथ कैसा सलूक करते हैं तो उसने मुझसे नासरा को मांग लिया और अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा इस गार्ड से कभी भी राब्ता नहीं हुआ। फिर मैंने राब्ता किया अपनी इस फुफ्फो से। वो यूं कि मेरी बीवी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये मुझे बेहद अच्छी लगती थी, क्योंकि दिल तो किसी पे भी आ सकता है ना। बस मेरा भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से इनके कमरे में मौजूद तमाम अशिया से बाखबर था। एक दिन मैंने इस संदूक में तमाम तस्वीर और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती को ही तरजीह दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली, छुपकर नहीं बल्कि अपनी पुप्पो की मर्जी से। आप लोगों ने इस कदर जुल्म किया था। इतने बरस कबल दादी, खूबसूरती का मेयार आपने महज गोरे रंग को ही बना लिया। आपने क्या कभी भी पुप्पो का दिल नहीं देखा? फिर जब मैंने शादी कर ली तो ही छोटी के लिए पुप्पो ने मुझसे बात की। मैंने इस रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी एक बेहतरीन हमसफर के साथ आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। और मैं भी। मेरी नंद और अम्मा एक दूसरे से लिपट गईं और न जाने कितनी ही देर रोती रहीं कि बरसों के बाद उनका मिलन हो रहा था। हम सब ये सब कुछ देख रहे थे। फिर नासरा आगे बढ़ी और कहने लगी कि वो गार्ड जिन्होंने मुझसे सगी औलाद ही की तरह बर्ताव किया, न जाने किस नेकी के एवज उनकी मुलाजमत आर्मी में हो गई और आर्मी की तरफ से ही वो बाहर चले गए। बस फिर ये सारे ठाट बाट अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिए, क्योंकि इसके वादे हैं ना कि वो एक दर बंद करता है तो 1000 खोल भी देता है। इन सब बातों को सुनते हुए मैं आगे बढ़ी और अपनी बहू को गले लगा लिया। पोते की मोहब्बत ने जोश मारा और उसे भी गोद में ले लिया। न जाने वो काला कलोटा बच्चा बेहद प्यारा लग रहा था। मैंने अपनी बेटी से भी माफी मांगी और अम्मा ने अपनी बेटी से। बाहर एकदम बादल गरजे और साथ ही बारिश भी बरसने लगी कि शायद हमारे दिलों की कदूरतें और नफरतें दूर हो जाएं। मैं बस एक बात समझने से कासिर थी कि इस कदर जुल्म और सितम करने के बावजूद अल्लाह ने मुझे आज तक कोई सजा ही नहीं दी। इसी बात पर मैं सजदा शुक्र बजा लाई।